बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स हम लोग जो आगे एडवांस कर रहे हैं इतनी सी प्लस प्लस को, तो इसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं वो फिर उसी लिहाज से हम लोग उनको आगे अप्रोच कर रहे हैं। अभी जो हम लोगों ने अब तक काम किया है तो सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच होती है हमारी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसमें जो है एक चीज़ होती है कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली लैंग्वेज के अंदर। तो वो ये होता है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किस लिहाज से चलती हैं। क्या हमारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एक तरतीब के साथ चलती हैं, ठीक है। तो तरतीब से ये होता है मतलब कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हम ऊपर से लेकर नीचे तक लिखते हैं वो 1 बाय 1 चलती हैं और उसमें जो है कोई तब्दीली नहीं आती। जो चीज़ पहले लिखी है वो पहले चलेगी, जो बाद में लिखी है वो बाद में चलेगी, और उस तरतीब को हम फॉलो करता है प्रोग्राम और उस तरह से हमारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। तो जो चीज़ें आपने ऊपर लिखी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सारे प्रोग्राम के अंदर वो तरतीब के साथ चलती रहती हैं, हत्ता कि वो प्रोग्राम जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है और मेन फंक्शन जो है वो क्लोज़ हो जाता है और प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाता है। इस तरह जो होता है प्रोसेस, इसको हम कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। दूसरा जो हमारा तरीक़ाकार है उसमें ये होता है कि डिसीजन स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं। उसमें ये होता है कि हम लोग जो है कोई ऐसी स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाती है प्रोग्राम के अंदर कि जो फ़ैसला करती है कि कुछ स्टेटमेंट्स चलेंगी या नहीं चलेंगी। अगर तो वो ये फ़ैसला करे कि ये स्टेटमेंट्स चलेंगी, ठीक है, तो वो चलेंगी। अगर वो डिसाइड करे कि ये स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी तो वो स्टेटमेंट्स छोड़ दी जाती हैं। यानी कि हम लोगों ने अब तक जो देखा है प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी चलती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि कुछ स्टेटमेंट्स का चलना ज़रूरी नहीं होता हर दफ़ा, वो एक शर्त के मुताबिक चलती हैं और अगर वो शर्त पूरी हो तो वो चलती हैं, अगर वो कंडीशन पूरी ना हो तो वो स्टेटमेंट्स जो हैं उनको स्किप कर दिया जाता है और प्रोग्राम आगे चला जाता है उन स्टेटमेंट्स को छोड़ के, और वो जो उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट्स हैं उनको चला देता है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर, इसको डिसीजन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो बेसिकली एक इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करती है हमारी इफ़ स्टेटमेंट। हमारी जो इफ़ स्टेटमेंट है उसको हम लोग यूज़ करते हैं और इफ़ स्टेटमेंट क्या करती है, एक कंडीशन को चेक करती है। अगर वो कंडीशन पूरी हो जाए, ट्रू हो जाए, तो वो उसका जो है इफ़ जो है उन स्टेटमेंट्स को चला देती है। अगर वो कंडीशन ट्रू ना हो तो इफ़ जो है फिर या तो उसका मुतबादल कोई हल देती है या फिर बिल्कुल ही उसको स्किप कर देती है। इसको कहते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर। तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है जो इंशाल्लाह हम नियर फ्यूचर में उसको हम लोग स्टडी करेंगे, वो होता है हमारा रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन स्ट्रक्चर में ये होता है कि हमारी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को हम बार बार चलाते हैं तो उनको रिपीट किया जाता है, ठीक है। इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, टाइम की बचत भी होती है और एक काम जो हम लोग बार बार कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको बजाय मैनुअल तरीके के साथ करने के हम लोग उसको एक रेपिटेशन स्ट्रक्चर के अंदर डाल देते हैं, तो वो उसको रिपीट करता रहता है जब तक कि हम एक ख़ास कंडीशन को नहीं पहुंच जाते। वो चीज़ें जो है रिपीट होती जाती हैं और वो स्टेटमेंट जो रिपीट होती रहती हैं। खैर, अभी हम लोग जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा दूसरा, जो अब तक हमने जो काम किया वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर के ऊपर था। ऊपर से लेकर नीचे तक सारा प्रोग्राम चलता था, जो भी स्टेटमेंट्स रास्ते में आती थी वो चलती जाती थी। अब हम लोग जो चीज़ करेंगे, जो प्रोग्राम करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिसीजन स्ट्रक्चर। डिसीजन स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जो बेसिकली सबसे अहम बात है वो है हमारी इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है। इफ़ स्टेटमेंट में सबसे पहले कीवर्ड लिखा जाता है इफ़, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन देते हैं और कंडीशन के बाद हम लोग एक ब्लॉक शुरू करते हैं। अब ये जो ब्लॉक है इसके अंदर आपकी एक स्टेटमेंट भी आ सकती है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी आ सकती हैं। तो ये जो ब्लॉक है एज ए होल इसको हैंडल किया जाएगा। तो अब होता क्या है कि अगर इफ़ में हमने जो कंडीशन बताई है ये ट्रू हो जाए तो ये ब्लॉक जो है चलता है। अगर ये ट्रू ना हो तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, और फिर नहीं चलेगा तो इसका मतलब है कि मेन में जो अगली स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो चलेंगी, ठीक है ना। जिस तरह ये स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट करेंगी। तो इस ब्लॉक का, ये जो इफ़ का ब्लॉक है, ये सारे का सारा ब्लॉक इसका डिपेंड इस बात पे है कि हमारी जो इफ़ कंडीशन है, इफ़ के अंदर जो हमने कंडीशन बताई है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू होती है तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर ट्रू नहीं होती तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। ये ब्लॉक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा मेन का ब्लॉक है कि यहाँ से हमारा मेन शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह के ब्लॉक्स हम मेन के अंदर जो यूज़ करते हैं वो डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स आते रहते हैं। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने एक
करली ब्रेसेस के थ्रू एक ब्लॉक बनाते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि इसको ब्लॉक ऑफ कोड जो है इसको एज अ होल लिया जाए, और ये पूरे का पूरा जो है जस्ट लाइक वन इंस्ट्रक्शन एक स्टेटमेंट की तरह काम करता है। अगर ब्लॉक चलेगा तो पूरा चलेगा, ब्लॉक नहीं चलेगा तो फिर उसमें से एक भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। खैर, इसको हम जब मिसाल या एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करने लगा हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, एक्स लेते हैं और एक लेते हैं x1, ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं जी ये जो हमारा x1 है इसमें हम वैल्यू मांगते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हम x की वैल्यू डिमांड करते हैं यूज़र से, यूज़र जो है हमें वैल्यू दे देता है और वो x वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। उसके बाद हम कहते हैं जी वैल्यू एंटर वैल्यू ऑफ x1 की वैल्यू दो, x1 की वैल्यू वो दे देता है, वो से इन x1 में चली जाती है, ठीक हो गया। दोनों वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ के अंदर हम लोग एक ब्लॉक अपना उसकी कंडीशन देते हैं। कंडीशन हम ये देते हैं कि x और x+1 सॉरी x+x1 को हम लोगों ने जमा करना है, और फ़र्ज़ करें कि हम लोग ये जमा करते हैं और इसका जो जवाब है अगर वो 100 या 100 के बराबर या 100 से बड़ा आता है, 100 से बड़ा आता है, 100 से अबव आता है, या 100 के इवन बराबर भी आता है, तो उसके बाद ये ब्लॉक चलेगा। उस ब्लॉक के अंदर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं कि जो है सम इज़ ग्रेटर दैन 100, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लगा देते हैं चेक करने के लिए कि हम लोग मेन में वापस आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं आई एम फ्रॉम मेन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, इसको हम करते हैं सेव, इसको हम करते हैं कंपाइल। उम्मीद है कि कंपाइल ठीक हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, और यस नो एरर, कोई एरर नहीं है। उसके बाद हम लोग इसको करते हैं रन करते हैं, ठीक है। मैंने रन किया, मैंने x की वैल्यू मांगी, उसने मैंने कह दिया 67, राइट। फिर उसने कहा x1 दो, मैंने कहा 78। अब 67 और 78 जब प्लस होंगे तो इसका जो सम आएगा वो 100 से ज़्यादा ही आएगा ना, तो ये होगी बात, सम इज़ ग्रेटर दैन 100 आई एम फ्रॉम मेन फंक्शन, ठीक है। तो सम जो है 100 से ज़्यादा है, ये ब्लॉक चल गया है। क्यों चल गया है? क्योंकि हमने देखा कि बुलियन जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पे वो ट्रू में आया। अगर ट्रू में आया तो ये स्टेटमेंट्स चलना शुरू हो गई हैं। अब हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं कि हम ये करते हैं कि जब हमने इनपुट देना है अब, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा इनपुट देंगे कि जिसका सम 100 से कम आए, ठीक है। कंपाइल किया, यस कंपाइल किया, देन वी एग्जीक्यूट, रन किया, ओके। नाउ अब मैं दे रहा हूँ इसको x1 में देता हूँ 8 और x2 में मैं दे रहा हूँ 9, ठीक है। अब इसका सम डेफिनेटली 17 आएगा। 17 जो है वो कम है 100 से, तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट मेन पे चलेंगे। तो इफ़ का ब्लॉक नहीं चला क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो इस ब्लॉक ने नहीं चलना था, वो नहीं चला, ठीक है ना। अब ये जो है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर सम इज़ इक्वल टू x प्लस x1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बजाय यहाँ पे x को यूज़ करने के सम को दे देते हैं कि सम में जो कुछ भी जा रहा है, ठीक है। तो ये भी वही, इसका भी वही होगा, सिचुएशन वही है। सिर्फ हमने क्या किया कि अपनी कैलकुलेशन को इफ़ कंडीशन से बाहर ले गए और उसमें हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमें यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन से बचत होगी। अच्छा, तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा जो कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक चलता है, कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, कोई जवाब नहीं मिलता। तो इसका हल हम क्या करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो हम लोगों को फिर भी एक आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। और वो क्या हो सकता है कि सी आउट सम इज़ लेस देन 100, ठीक है।
जब सम 100 से कम होगा तो भी हमें अब जवाब मिलेगा। अब दोनों सूरतों में अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ऊपर वाला ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये वाली लाइन चलेगी। तो एट अ टाइम एक जवाब हमें ज़रूर मिला करेगा कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसको अब रन करते हैं। मैंने कंपाइल किया, मैंने रन किया, देन अब मैं देता हूँ इसको 78 + 90। अब इसका आंसर आएगा सम इज़ ग्रेटर देन 100। ठीक हो गया, जो ब्लॉक चला उसके बाद दूसरी लाइन नहीं चली, जो फॉल्स वाली थी वो नहीं चली क्योंकि उसका अब इसके साथ रेलेवेंसी नहीं थी। उसके बाद हमारा जो मेन वाली लाइन है वो डिस्प्ले हो गई। प्रोग्राम को हमने टर्मिनेट किया, प्रोग्राम को हमने दोबारा से रन किया और प्रोग्राम को हमने दोबारा से रन किया, प्रोग्राम को हमने दोबारा से रन किया। अच्छा, इस बार मैंने वैल्यू दी 8 + 45, राइट, 53 आंसर आ गया। अब 53 आंसर जो था 100 से कम था, लेकिन इस बार हमें फिर भी प्रोग्राम ने एक चीज़ रिटर्न किया, सम इज़ लेस दैन 100। सो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों सूरतों में हमें कुछ ना कुछ जवाब दे रहा है। लेकिन कंडीशन ट्रू हो तो ऊपर वाली लाइन चलती है, कंडीशन फॉल्स हो तो नीचे वाली लाइन चलती है। ठीक है ना। इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम लोग अपना जो सम आ रहा है उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं कि आपका सम आया क्या था। तो जो सम आया था उसको हम अपनी यहाँ पे लाइन में ऐड कर दें। ठीक है, सम को हम यहाँ पे टाइप करवा सकते हैं और यहाँ पे भी टाइप करवा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें साथ साथ ये भी पता चलेगा कि वैल्यू आई क्या थी। उसके बाद मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट एंड रन करता हूँ। ठीक है, अब देखें 78, 90, यस, 168 इज़ ग्रेटर देन 100। ठीक है, दोबारा से रन किया इसको, तो दोबारा से रन किया 8 + 9। ठीक है, 17 आ गया, आंसर इज़ लेस देन 100। तो ये थी हमारी इफ़ स्टेटमेंट। और इफ़ स्टेटमेंट जो है इसमें ये होता है कि कंडीशन होती है। ठीक है, कंडीशन की बेस के ऊपर ब्लॉक ऑफ कोड चलता है। कंडीशन ट्रू हो तो ये चलता है, कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स के बाद जो होता हम लोग देते हैं ब्लॉक वो चलता है। ठीक है, ये हमने बेसिकली इफ़ का जो है सिंटैक्स इसको हमने फॉलो किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और आइंदा आने वाली जो हमारी